फिर हम पढ़ते हैं एंटीमोनियम टार्टरिकम के बारे में। तो एंटीमोनियम टार्टरिकम जो है इसका कॉमन नेम है टार्टर एमेटिक। इसमें पहला पॉइंट है अडेप्टेड है ये टू टॉर्पिड फ्लैग्मेटिक पर्सनस के लिए। टॉर्पिड मतलब लेजी, फ्लैग्मेटिक पर्सनस मतलब जो मोटे पर्सनस होते हैं उनको, ठीक है। द हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे फ्लैग्मेटिक का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ फ्लैग्मेटिक का मतलब यहाँ पे है कि जो फ्लैग्म वाले जो कफ वगैरह वाले होते हैं उनसे यहाँ पर रिलेटेड है। हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन है जिनका, ठीक है, उनको दिया जाता है एंटीमोनियम टार्टरिकम। मतलब हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जिनको डैम्पनेस से दिक्कत है, जिनके अंदर एक्सेस वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन वाला और कौन सा था, नेट सल्फ भी था, ठीक है। हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया, और ग्रोवगल, जो ग्रोवगल ने दिया है। फिर डिजीज़ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम बेसमेंट्स और सेलर्स, आर्सेनिक, आयरन, टेरेब, मतलब डिजीज़ जो कि एक्सपोजर की वजह से होता है डैम बेसमेंट्स में या फिर सेलर्स, मतलब जो बेसमेंट्स तहखाने होते हैं उनसे। उसमें और रेमेडीज़ है हमारे पास, आर्सेनिक है, आयरन है, टेरेब है, और हमारे पास वो भी था नेट सल्फ करके, ठीक है। तो नेट सल्फ एंड एंटीमोनियम टार्ट जो है इनमें है दिक्कत, और इसकी प्रूविंग की है स्टाफ ने, STEPF, ठीक है। और जो हमने पहले एंटीमोनियम फ्लूइडम पढ़ा था उसकी प्रूविंग की कैस्पेरी ने। उसके बाद है थ्रू द pneumogastриc nerve it depresses the aspiration and circulation, thus producing the keynote of the remedy which when the patient coughs there appears to be a large collection of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expected but nothing comes up, ठीक है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू ये जो होता है एंटीमोनियम टार्टरिकम जो होता है वो रेस्पिरेशन को डिप्रेस करता है, मतलब रेस्पिरेशन को दबा देता है एंड सर्कुलेशन को दबाता है, डिप्रेस करता है। दस ये इस रेमेडी का की नोट है कि जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्ट कर रहा है, मतलब वेगस नर्व भी बोलते हैं, तो उसमें एक्ट करता है, तो वो है एंटीमोनियम टार्ट, जिससे कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन डिप्रेस हो, मतलब इनहिबिट होता हो। और दस ये की नोट है इस रेमेडी का, जब पेशेंट कफ करता है और बहुत सारा म्यूकस कलेक्ट हो जाता है ब्रोंकाई में, तो ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारा कफ करेंगे तो बहुत सारा एक्सपेक्टेड करेंगे तो बहुत सारा म्यूकस बाहर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं आता। तो उसमें हम देते हैं एंटीमोनियम टार्ट। मतलब मेन इसका सिम्टम यही है एंटीमोनियम टार्ट में कि पेशेंट जो होता है ना वो इतना कफ जमा है कि वो इतना खांसने की कोशिश करता है कि कुछ बाहर आए, बट एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं बाहर आता, और इस वजह से उसको सांस नहीं आ रही होती, क्योंकि म्यूकस बाहर नहीं जा रहा है तो उसको सांस नहीं आ रही होती है ना, और कफ नहीं निकल पा रहा है उसका। तो उसमें जो उस चीज़ को जो बोलते हैं ना, उसको डेथ रैटल बोलते हैं उसको, ठीक है। बट कुछ बाहर आता नहीं है उसमें। चाइल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन टू दोस अराउंड, जो आसपास है उनसे चिपका हुआ रहता है। वांट्स टू बी कैरिड, उनमें कैरिड का डिज़ायर होता है। क्राइज रोता है एंड वाइंस इफ़ एनी वन टचेस इट, और चीखता है अगर कोई उसको टच करता है, मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एंग्री हो जाता है अगर कोई उसको टच करने की कोशिश करता है तो, ठीक है। वाइन मतलब कि टू मेक अ हाई क्राइंग साउंड, इट विल नॉट लेट यू फील द पल्स, और आपको पल्स भी फील नहीं करने देंगे पेशेंट क्लिनिक में आएंगे तो ऐसे जो है जो पल्स को फील बिल्कुल ना करने दो। उसमें हमारे पास और दो रेमेडीज़ है एंटीमोनियम टार्ट के अलावा, एंटीमोनियम फ्लूइडम एंड सैनिक्यूला। फिर है टंग कोटेड pasty thick white with reddened papillae and red edges reddened streaks, very red, dry in the middle, extraordinary craving for apples, allows for acids, pickles, एंटीमोनियम फ्लूइडम। टंग जो है एंटीमोनियम टार्ट का वो कोटेड होगा, ठीक है, पेस्टी होगा, थिक होगा, वाइट होगा, जिसमें रेडेंड पैपिले होंगे एंड रेड एजेस होंगे, रेडेंड स्ट्रिक्स होगा, मतलब धारियाँ रेड टाइप होगी, वेरी रेड, ड्राई इन द मिडल, बहुत रेड होगा और ड्राई होगा मिडल में, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होंगी इसको एप्पल्स की। अलॉज में भी ये होता है, क्रेविंग होती है फॉर एप्पल्स, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स में हमारे पास दो रेमेडीज़ है, अलॉज है, एंटीमोनियम टार्ट है। लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग है फॉर एसिड्स या पिकल्स तो उससे मैंने बताया था एंटीमोनियम क्रूड। फिर है वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड until he faints, followed by drowsiness and prostration of cholera morbus with diarrhea and cold sweat are those after each attack veratrum, ठीक है। मतलब इससे वॉमिटिंग जो है एंटीमोनियम टार्ट में वो उसको कोई सी भी पोजीशन में होगा राइट साइड पे, एक्सेप्ट अगर वो राइट साइड पे लाई करे तब नहीं होगा, मतलब वॉमिटिंग हर पोजीशन में होगा लेकिन राइट साइड पे लाई करने से उसको वॉमिटिंग नहीं होगा। और वॉमिटिंग जब होगा तो तब तक वॉमिटिंग होता रहेगा जब तक वो फेंट ना हो जाए, और उसके बाद उसको ड्राउजी फील होगा एंड प्रोस्ट्रेटेड फील होगा। कॉलेरा मॉर्बस है की डिजीज़ है,
अगर विद डायरिया है एंड कोल्ड स्वेट आ रहा है तो हम हर अटैक के बाद एक डोज देते हैं इसका। ऐसा हमें ब्राइट में भी देखने को मिलता है। फिर है एस्फिक्सिया वेयर करके मेडिसिन लिखी है, उसमें देखने को मिलता है। फिर है एस्फिक्सिया में क्या होता है, मतलब एस्फिक्सिया मतलब कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे में, एयर पैसेज में जब हमें मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन फील होता है या फिर सफोकेटेड फील होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या इंजरी इन द एयर पैसेज, तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। और इसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है अगर ठीक ना हो क्या जिसको वक्त रहते तो पेशेंट पहले अनकॉन्शियस होगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो एस्फिक्सिया अगर है, ठीक है, मैकेनिकल रीजन हो सकते हैं, मान लो कुछ फंस गया हो, इसे मैकेनिकल रीजन बोलते हैं। एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग फ्रॉम म्यूकस ब्रोंकाई, जैसे कि डूबने की वजह से जो डेथ होने वाली, एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग मतलब कि डूबने की वजह से डेथ हो रही हो। अगर जैसे अगर कोई डूब रहा है तो उसमें सांस नहीं आती ना उसको, उसकी वजह से उसको डेथ होने वाली हो और हम उसको बचा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको जब हम उसको इमरजेंसी हेल्प दे चुके हैं उसके बाद हम एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं। क्योंकि ड्राउनिंग में बेसिकली एस्फिक्सिया ही तो हो रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा होता है ना। और अगर म्यूकस हो रहा है ब्रोंकाई में तो उसकी वजह से हो रहा है एस्फिक्सिया, तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट देंगे। फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, अगर लंग्स में इम्पेंडिंग पैरालिसिस मतलब लंग्स में पैरालिसिस होने वाला है, ठीक है, उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो रहा है तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट देंगे। फिर फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ इन लैरिंग्स, अगर लैरिंग्स में कुछ फॉरेन बॉडीज़ आ चुकी है या फिर ट्रैके में फॉरेन बॉडी आ चुकी है, उसकी वजह से अगर एस्फिक्सिया है तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट देंगे, ठीक है। विद ड्राउज़नीनेस एंड कॉमा, जिसमें कि कॉमा और ड्राउज़नीनेस दोनों है तो उसमें हम एंटीमोनियम टार्ट देंगे। फिर हम देखते हैं चाइल्ड एट बर्थ पेल, बच्चा जो है बर्थ के टाइम पेल है, ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आ रही, उसको गैस्पिंग है, ठीक है, मतलब हाफ रहा है, एस्फिक्स और एस्फिक्सिया न्यूनेटरम का केस है तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट देंगे। रिलीव्स द डेथ रेटल, टैलेंट करके मेडिसिन है, और जो एंटीमोनियम टार्ट है वो डेथ रेटल से रिलीफ देता है। उसमें हमारे पास टैलेंट करके मेडिसिन है वो होता है। तो डेथ रेटल मैंने आपको बताया था, जिसमें होता है ना कि पेशेंट खांस रहा है बट उसका कफ निकल नहीं रहा, तो कफ नहीं निकल रहा तो वो अंदर फंसा हुआ है तो उसकी वजह से सांस नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं डेथ रेटल। एक्टीरियस विद न्यूमोनिया, एक्टीरियस मतलब जॉन्डिस है न्यूमोनिया के साथ, स्पेशली ऑफ राइट लंग, खास करके राइट लंग का, तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट देंगे। फिर यह रिलेशंस में देखते हैं, सिमिलर टू लाइकोपोडियम बट स्पास्मोटिक मोशन ऑफ एले इज रिप्लेस्ड बाय डायलेटेड नोस्ट्रल्स। टू रेक्टम बोथ हैव डायरिया, कॉलिक, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स। टू एपिकैक बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन, नोजिया बट एम्ब्रेट आफ्टर वॉमिटिंग। ठीक है, रिलेशन से क्या है कि जो एंटीमोनियम टार्ट है वो सिमिलर है लाइकोपोडियम के, लेकिन जो स्पास्मोटिक मोशन होता है एलेस का, एले मतलब जो विंग है नोस्ट्रल का, उसका जो स्पास्मोटिक मोशन होता है वो लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है, इस रिप्लेस बाय डायलेटेड नोस्ट्रल्स। लेकिन जो एंटीमोनियम टार्ट है उसमें नोस्ट्रल्स जो है वो डायलेटेड देखने को मिलता है। टू वराइटरम बोथ हैव डायरिया, कॉलिक, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स। और वराइटरम के सिमिलर है क्योंकि दोनों में डायरिया है, कॉलिक है, वॉमिटिंग है, कोल्डनेस है एंड एसिड्स के लिए क्रेविंग है। टू एपिकैक के सिमिलर है, स्पास्मोटिक मोशन जो होता है एले का वो इसमें रिवाइज कर लेना लाइकोपोडियम में होता है, और डायलेटेड नोस्ट्रल्स जो होता है वो एंटीमोनियम टार्ट में देखने को मिलता है। और वेराइट्रम के सिमिलर है क्योंकि दोनों में डायरिया है, कॉलिक है, वॉमिटिंग है, कोल्डनेस एंड क्रेविंग है एसिड्स के लिए। किस में बात कर रहे हैं, वेराइट्रम में है ना। हाँ, तो एंटीमोनियम टार्ट और वेराइट्रम में, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एंटीमोनियम टार्ट और वेराइट्रम दोनों में डायरिया है, कॉलिक है, वॉमिटिंग है, ठीक है, कोल्डनेस है, क्रेविंग है फॉर एसिड्स, ठीक है। और फिर क्या है, एपिकैक के सिमिलर है बट ज़्यादा ड्राउजीनेस होता है, बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन, नोजिया। एपिकैक के सिमिलर है बट इसमें क्या है, एंटीमोनियम टार्ट में ड्राउजीनेस ज़्यादा होगा क्योंकि रेस्पिरेशन डिफेक्टिव है, और नोजिया होगा बट एम्यूलेट आफ्टर वॉमिटिंग, लेकिन इसमें एम्यूलेट होता है वॉमिटिंग के बाद एंटीमोनियम टार्ट में। फिर हम देखते हैं व्हेन लंग्स सिम टू फेल, पेशेंट बिकम्स स्लीपी, कफ डिक्लाइंस और सीजेस। जब लंग्स काम नहीं कर रहे अगर, तो पेशेंट जो स्लीपी हो जाएगा, कफ उसका आना बंद हो जाएगा, और वो अगर मतलब कि क्योंकि वो स्लीपी है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी कफ करने की, है ना, तो इट सप्लेंट्स एपिकैक। सप्लेंट मतलब रिप्लेस,
तो अगर पेशेंट जो है वो उसके लंग्स फेल हो रहे हैं, ठीक है, और स्लीपी फील कर रहा है, कफ कम हो रहा है क्योंकि अब उस पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची, तो उसमें जो इपिकैप को रिप्लेस करते हैं एंटीमोनियम टार्ट। फिर है फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड स्लेशिया इज नॉट इंडिकेटेड। अगर वैक्सीनेशन का बैड इफेक्ट है जिसमें थूजा फेल कर जाता है एंड स्लेशिया हम नहीं दे सकते, स्लेशिया इंडिकेटेड नहीं है, तो उसमें हम एंटीमोनियम टार्ट देंगे। फिर बिफोर स्लेशिया एंड डिस्निया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन द लैरिंक्स और ट्रैकिया, स्लेशिया से पहले डिस्निया के केस में हम दे सकते हैं एंटीमोनियम टार्ट को। अगर फॉरेन बॉडीज़ की वजह से डिस्निया हो रहा है, लैरिंग्स में या टैरिंग्स या ट्रैकिया में होने की वजह से, तो फंसने की वजह से फॉरेन बॉडीज़ का डिस्निया अगर हो रहा है, तो स्लेशिया से पहले हम एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं। फिर क्या है, पल्सिटिला एंड सप्रेस्ड गोनोरिया, और पल्सिटिला से पहले देंगे सप्रेस्ड गोनोरिया के केस में एंटीमोनियम टार्ट को। फिर ये है टेरैप से पहले देंगे एंटीमोनियम टार्ट को फ्रॉम डैम बेसमेंट्स। चिल्ड्रन नॉट इजीली इम्प्रेस्ड विद एंटीमोनियम टार्ट सीम्स इंडिकेटेड इन कफ्स रिक्वायर हेपार्ट। चिल्ड्रन जो ईजिली जिन पर इफेक्ट नहीं होता एंटीमोनियम टार्ट का कफ के केस में, ठीक है, तो उसमें फिर हेपार्सिस की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीवेशन होता है इसको डैम से, कोल्ड वेदर से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन है तो डैम से तो दिक्कत होगा ही, कोल्ड वेदर से दिक्कत है, लाइंग डाउन से दिक्कत है, एट नाइट के टाइम जब लाई डाउन कर रहा है तो उससे दिक्कत है, ठीक है, वार्म रूम से दिक्कत है, चेंज वार्म रूम से होपिंग कफ में एंटीमोनियम फ्लूइड को भी दिक्कत है, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग से दिक्कत है, काले सेल्स को एंड एसिड को भी चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग से दिक्कत है। एमोड्यूरेशन आराम है इसको, कोल्ड ओपन एयर से, सिटिंग अपराइट से आराम है, एक्सपेक्टोरेशन से आराम है, ठीक है, लाइंग ऑन राइट साइड से आराम है टैप की तरफ, ठीक है, और उसके बाद कोल्ड ओपन एयर में और प्रोसेस को आराम होता है एंटीमोनियम टार्ट के अलावा। कोल्ड ओपन एयर में पल्सेटिला को आराम है, इलियम सिपा को आराम है, ठीक है, और नहीं वो तो ओपन एयर था जो मैंने बताया था कि ओपन एयर में किसमें आराम है, ओपन एयर में नेट्रम सल्फ, ठीक है, एलियम सिपा पल्सेटिला एंटीमोनियम क्रूड, और यहाँ लिखा है कोल्ड ओपन एयर। कोल्ड ओपन एयर जो है उसमें एंटीमोनियम टार्ट को आराम है।